नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, है ना? ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। नोबेल प्राइज नहीं हुआ अभी आपके बैच में? नोबेल तो हो गया है ना? नोबेल प्राइज हमने कर लिया है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी उपस्थित हो गए? आज दो छोटे छोटे टॉपिक हम करने वाले हैं, भले ही दोनों हमारे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएं, लेकिन इन दोनों टॉपिक से आपके एक या दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, गारंटेड। अब बताइएगा आप सभी लोग कि ये टॉपिक क्या हो सकता है। सब कुछ होगा शाहबाज जी। अभी तो हमारी क्लास पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई। कब है एग्जाम, कब है आप लोगों का? एक बार एग्जाम का डेट बताए तो उससे पहले तो मैं पूर्णतः कंप्लीट करवा ही दूंगा एक एक चीजें। एग्जाम की डेट क्या है? सबकी अलग अलग है ना? 24 जुलाई या फिर अगस्त? अगस्त है ना? 24, 25, 26, 27। 24 से लेकर 27 तक है, सारा अगस्त है। अभी तो हम जुलाई। कौन जुलाई में पेपर दे रहा है भैया? कौन बोल रहा है कि अगस्त में है ना? अभी हम जुलाई में खड़े हैं। अभी हमारे पास इतना समय है कि मैं चाहूं तो इतने दिन में बीपीएससी का पूरा करंट अफेयर, जो आपका सिविल सर्विस के लिए एग्जाम होता है, उसका पूरा कंप्लीट करवा दूं। ये तो टीचिंग के लिए, काहे टेंशन ले रहे हैं? आराम से पढ़ेंगे ना हम। क्या जल्दीबाजी है? किसी को जल्दीबाजी है? जितना हमारे पास टाइम होगा उतना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे। और करंट जो भी हम पढ़ रहे हैं इन सबका रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन ना हो तो फिर पढ़ने का कोई प्रॉफिट नहीं हो जाता है। ठीक है ना? तो हम आराम से करेंगे। मैंने कहा है कि करंट के सारे क्वेश्चन आपको आएंगे तो आएंगे, कोई भी टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं। और ये दावा मैं तभी कर पाऊंगा ना जब सारे टॉपिक करवा के आपको भेजूं। दावा भी करूं, सारा टॉपिक करवाऊं ना, छोड़ के चलूं, तो फिर दावा गलत हो जाएगा ना। तो दावा किया है कि सारे क्वेश्चन होंगे तो होंगे, है ना? और इसके लिए हम आराम से करते रहेंगे। हाँ, एग्जाम के देखा जाए तो 10 दिन पहले से या एक हफ्ते पहले से मैराथन सेशन स्टार्ट होगी। और इन सबको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा मैराथन सेशन के माध्यम से, है ना? पूरी टीम लग जाती है, देखते हैं आप सभी लोग, जब भी एग्जाम आता है पूरी टीम लग जाती है ताकि आप सबके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। क्लियर? यूट्यूब वाला पीडीएफ नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है ना? आप सबको सर्च क्या करना है, कुमार क्लासेस महाराजगंज लिखेंगे तो आप सबको मिल जाएगा, है ना? और वहां पर सारी पीडीएफ मैं उपलब्ध करवा दूं, क्योंकि ऑफिस में मैं भेजता था पीडीएफ, है ना? अपलोड नहीं होते थे। आप सबके डेली समस्या आती थी कि सर जी पहुंचा नहीं, पहुंचा नहीं। इससे बड़े मैं सीधे उसी पर शेयर कर रहा हूं ताकि आप सभी को इजीली तरीके से पीडीएफ मिल सके। ठीक है, चलिए अब प्रारंभ करें। तो आज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक में जिसे हम ऐड करते हैं वो है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो आज सभी लोग टॉपिक क्या डालेंगे? इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। और अभी हमारे पास लेटेस्ट जो है वो 2021 वाला है। हिंदी में क्या हो जाएगा? भारत वन सर्वेक्षण, नहीं, वन रिपोर्ट, भारत वन रिपोर्ट, बस इतना लिख लीजिएगा, काफी हो जाएगा। 2021 यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और बीपीएससी का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए,
ये केवल सिविल सर्विस के लिए ही नहीं, अपितु आप लोग शिक्षक के लिए भी जा रहे हैं, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हमारे देश में वन की स्थिति यहाँ पर क्या है। सभी लोगों ने यहाँ पर डाल लिया, टॉपिक सबने डाल लिया। चलिए थोड़ी देर में लास्ट समय काल में याद दिलाइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। अभी क्लास से पहले शेयर करें तो आप लोग उधर ध्यान देंगे ना, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लिख लिया सबने। अब ये देखिएगा, यहां पर जब भी, चूंकि देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा संपूर्ण धरातल है, अगर बेहतर पर्यावरण स्थिति वहां पर रखना है तो कम से कम कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन क्षेत्र होना चाहिए? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए, अगर बेहतर पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो जितना हमारा धरातलीय क्षेत्र है उसका कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? चलिए, मैक्सिमम लोग जो है सही जा रहे हैं, है ना। कम से कम 33% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र से घिरा हुआ हो तो वहां पर पर्यावरण की स्थिति बेहतर होती है, और पर्यावरण बेहतर होगा तो हमारा स्वास्थ्य जो होगा वो बेहतर यहाँ पर रहेगा। तो याद रखें 21 नहीं, 33% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर हम बात कर ले आदर्श स्थिति, है ना, आदर्श स्थिति की हम बात कर लें कि वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर कम से कम 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। अब बात करें भारत की, भारत के पास क्या कंडीशन है, कितना प्रतिशत है? आइए आज डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं, एकदम ऑफलाइन वाली फील लेते हैं ना। चलिए बताइएगा, भारत के पास कितना प्रतिशत है? सभी लोग बताएं, भारत के पास कुल कितना है? चलिए 21 और 24 आ रहे हैं, दोनों में फर्क समझिएगा। हमारे पास टोटल तो 33 है नहीं, इसलिए हम वृक्षावरण क्षेत्र और वनावरण क्षेत्र दोनों जोड़कर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा यहां पर वनावरण, और दूसरा शब्द देखने को मिलेगा वृक्षावरण। ये दोनों क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। वनावरण क्षेत्र यानी कि ये रहायशी इलाके नहीं होते हैं, और वृक्षावरण क्या हो गया? जहां पर हम रहते हैं, अगल बगल में हमारे वृक्ष हैं, है ना। मान लीजिए 1 बीघा क्षेत्र है, उसका 40% से ज्यादा क्षेत्र जो है वो वृक्षों से घिरा हुआ है, तो हम इसको वृक्षावरण मान लेते हैं। और हमारे पास देखा जाए तो केवल हम बात कर रहे हैं वनावरण 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वनावरण है नहीं, तो हम इसको भी जोड़ के दिखाते हैं। अभी ये तो हम भारत के स्तर पर कर रहे हैं, जब मैं बिहार राज्य विशेष आप सबको करवाऊंगा तो बिहार की वन रिपोर्ट वहां पर करवाऊंगा कि बिहार की क्या कंडीशन है। अगर हम भारत में देखा जाए तो दोनों को मिला दे तो 24% से ज्यादा क्षेत्रों पर वन और वृक्षावरण दोनों मिला दे तो है, लेकिन बिहार में चले तो हमारे पास अभी 8% भी नहीं है वन क्षेत्र। इसलिए हम वहां पर जो दरवाजे पर अपना देखा जाए, जो अपना खेत होता है, इन सभी जगहों पर जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, इन सबको भी काउंट करके दिखाते हैं, तब भी हमारा 8% नहीं हो पाता है। तो ये कंडीशन है बिहार में। कहा 33 चाहिए, कहा हम 8% पर भी अभी खड़े नहीं है, 7 दशमलव कुछ है। तो सारी डेटा मैं वहां पर करवाऊंगा। आइए अब यहां पर ये समझ में आ गया ना, वृक्षावरण यानी कि ये वैसे एरिया है जहां पर रहायशी इलाके हैं, जैसे खेत वेत हो गए, खेत वेत में हमने वृक्ष लगा रखे, तो इसको भी हम इसमें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज का जो कैंपस है, कैंपस में भी हमने वृक्ष लगा रखा है, और वहां पर देखा जाए कम से कम 40% क्षेत्रों पर वृक्ष दिख रहा है, तो हम उसको वृक्षावरण में ऐड करते हैं। ये बातें समझ में आ गई। तो वनावरण हो गई जो वन वाला क्षेत्र है, वृक्षावरण रहायशी इलाके जहां पर वन जो होते हैं उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। दोनों के लिए अलग अलग डेटा है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें केवल वनावरण की तो ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी कि ये 21 दशमलव कितना प्रतिशत है। प्रॉपर डेटा में एक बार देख के आप सभी को लिखवा देता हूं, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बात करें तो 21.71% है। कितना? 21.71%। तो प्रतिशत आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। 21.71% क्षेत्र जो है वो हमारा वनावरण का क्षेत्र है ना, क्लियर है। उसके पश्चात वृक्षावरण की बात कर ले तो ये 95,748 वर्ग किलोमीटर। कितना? 95,748
किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रों पर क्या है, वृक्षावरण है। और परसेंटेज में देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 2.91% क्षेत्र आपका हो जाता है। ठीक, ये पूरी कंडीशन है। अब बात कर ले कि टोटल, है ना, जब भी पूछा जाएगा तो यहां पर वनावरण लिखा होगा तो यही बताना 21.71%। और अगर इसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण रहे, है ना, वनावरण प्लस में वृक्षावरण रहे तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल कहेंगे। और टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 112, है ना, 112 हो गया, 9 7 16 हो गया, और इधर देखे तो 3 1 4 हो गया, और 2 और 1, है ना, ये है ना 24.62%। तो टोटल की बात करें जिसमें वृक्षावरण और वनावरण दोनों ही एड है, वो 25% से भी हमारा कम है। कितना हो गया, तो 24.62% क्षेत्रों पर देखा जाए तो वृक्षावरण वनावरण दोनों मिलकर फैला हुआ है। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है? तो यहां से क्या क्या प्रश्न बनेगा, एक डेटा आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, दो याद रखना है, दो याद रहेगा, तीसरा पूछेगा तो आप लोग माइनस करके निकाल सकते हैं। ये हो गया, सबने लिख लिया, एक बार सभी लोग बताएं। सबने लिख लिया तो फिर बढ़ते हैं आगे, क्या क्या डेटा यहां पर पूछी जाती है फिर से बता दे। देखिएगा, वनावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% क्षेत्रों पर है। वृक्षावरण क्षेत्र जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.91% क्षेत्र पर है, और दोनों को मिला दे तो ये 24.64% क्षेत्रों पर दोनों पूरा फैला हुआ है। डन है? क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, बस आपको समझने के लिए मैं लिखा हूं, परसेंटेज ही मैक्सिमम बार आप सभी से पूछे गए हैं। ये हो गया। चलिए अब आइए आगे और क्या लिखना है। अब देखिएगा, अब यहां पर दो चीजें होती हैं। जैसे राज्यों से क्या प्रश्न बनता है, जैसे मान लीजिए यहां पर पूछ दिया गया कि दो क्षेत्र हम यहां पर समझते हैं। ठीक, देखिएगा, एक ये हो गया बिहार, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एक झारखंड, या नाम नहीं लेते हैं, एक की हमने बात कर ली, एक हमने बी की बात कर ली। ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हम मानते हैं 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और इसकी बात कर लें तो इसका मान लेते हैं हम 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखिएगा, इसमें से देखा जाए तो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये क्या है, वन से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। 80 किलोमीटर, ये कितना क्षेत्र हो गया, 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो गया। समझा रहा हूं कि दिमाग में छप जाए, नहीं तो डेटा में लिखवा के आगे बढ़ सकता हूं। समझा रहा हूं कि दिमाग में छप जाए, भविष्य में कोई भी गलती यहां पर ना हो। ये हो गया। ये 200 है, 200 में से देखा जाए तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये क्या है, तो यहां पर वन से घिरा हुआ है। ठीक है, समझिएगा, ये कितना हो गया, तो ये 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र। अब प्रश्न कैसे बनेंगे देखिएगा, यहां से दो प्रश्न बनता है। क्या चीज, एक प्रश्न बनेगा यहां पर कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला, आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला क्षेत्र, है ना, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला हमारा हो गया ना। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र, दो क्वेश्चन यहां से पूछ जाएंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, अगर कहा जाए कि सर्वाधिक 1%, भले ही ये इससे डबल एरिया हो, इसका बड़ा हो, लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र ए में है या बी में, तो प्रतिशतता की दृष्टिकोण से इसका 80% क्षेत्र जो है वो क्या है, वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो हम कहेंगे कि यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस में है, ए में है या बी में है, तो यहाँ 80 किलोमीटर, यहाँ 100 किलोमीटर है, तो यहाँ प्लस में 20 आपका किलोमीटर वर्ग स्क्वायर जो है वो यहाँ पर ज्यादा है, अर्थात यहाँ का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। तो एरिया वाइज पूछे तो बी होगा, और परसेंटेज वाइज पूछे तो आपका ए हो जाएगा। ये समझ में आ गई। अब आइए यहाँ पर मेन डेटा पर आते हैं। सब समझ गए ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा वो चीजें आपको आसानी से छप जाएगी दिमाग में। ठीक,
अब देखिएगा क्या क्या यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें क्या चीज, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख ले, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य, ये प्रश्न आपका बनता है, यानी कि कहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, है ना। यहां पर हम बात करेंगे टॉप 3 की, 1, 2 और 3। बताइएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, है ना। सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। बिल्कुल बढ़िया, है ना। यहां पर कौन है आपका, मध्य प्रदेश है। ठीक है, 1 नंबर पर मध्य प्रदेश, 2 नंबर पर आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 3 नंबर पर कौन है। टॉप 3 हमें पता होना चाहिए। तो एक हो गया आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़, ये है टॉप 3। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है 77,493 वर्ग किलोमीटर जो है, 77,793, है ना। ये डेटा लग रहा है मुझे देखकर ही लिखवाना पड़ेगा, बस ये आपको याद करना है। मैं देख कर लिखवा देता हूं, कितना है, 493, है ना। 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये आपका मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितना दे रखा है, 66,688, है ना। 66,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है आपका, वन क्षेत्र है। और वही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 55,717, यहां पर कितना है, 55,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक, तो अगर प्रश्न पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्लियर। अब आइए दूसरा क्या होगा, अब प्रतिशत वाला पूछ ले, है ना। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला राज्य। ठीक है, अब बात करें हम प्रतिशत के आधार पर, यहां पर कौन है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यहां पर भी हम 1, 2 और 3 की चर्चा करेंगे। 2 नंबर पर तो यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा, अगर प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। मिजोरम 1 नंबर पर कौन है, तो मिजोरम है ना। 2 नंबर पर यहां पर भी आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो 2 नंबर पर यहां पर भी क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और 3 नंबर की बात कर लें, है ना, तो 3 नंबर पर हो जाएगा आपका मेघालय। 3 नंबर पर कौन है, मेघालय। अगर प्रतिशतता की बात कर लें तो मिजोरम का हम बात करें तो 84.53% क्षेत्र जो है, 84.53% क्षेत्र ये वन से घिरा हुआ है। वहीं बात कर ले हम किसका, अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80%, है ना, 79.33% आपका वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। और मेघालय की हम बात कर लें तो ये 76% इसका क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। लिख लिया सबने, एक बार सभी लोग बताएंगे। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहां से बन गए, क्या चीज, एक सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन वाला राज्य, तो ये हमारा मिजोरम हो जाएगा। 84.53% इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वन से घिरा हुआ है। हो गया, डन, क्लियर है। बिल्कुल, अब कम पे आ रहा है ना, पहले बड़ा वाला हम देख लिए, है ना। अब कम पर आते हैं, कम भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, धीरे धीरे सब आएगा। मैं कहता हूं कि कुछ ना छूटेगा, बस धैर्य रखना है। ठीक,
अब बात करें यहां पर सर्वाधिक कम, सर्वाधिक कम नहीं होगा ना, सबसे कम ही इसके लिए शब्द होगा, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य। चलिए बताइएगा कौन है, सबसे कम पर कौन है। यहां पर भी हम 1, 2 और 3 की बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है जो राज्य सबसे छोटा है ना, जो राज्य सबसे छोटा है वो यहां पर आए। गोवा तो इसका उत्तर नहीं होगा ना। अच्छा पूजा जी, हिंदी में बोलता हूं तो क्या हिंदी मुझे समझ में नहीं जो मैं हिंदी बोलता हूं कि आपको समझ में नहीं आता है ना। लीस्ट एरिया हो जाता है अंग्रेजी में, है ना, और हाईएस्ट एरिया हो जाता है अंग्रेजी में। तो टर्म्स सारे मैं इंग्लिश में, क्या कोई भी ऐसा टर्म जो मुझे लगता है कि इसको इंग्लिश में बताना चाहिए जिससे आपको समझ में आए, वो सारी चीजें इंग्लिश में बताते हुए नहीं चलता हूं। चलिए गोवा नहीं होगा, है ना, गोवा नहीं होगा। यहां पर सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो है, सबसे नंबर 1 पर है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। दूसरे नंबर की बात कर लें तो दूसरे नंबर पर कौन है, तो पंजाब है और फिर गोवा है। तो पहले हरियाणा, फिर पंजाब और फिर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्यों, देखिएगा ये वैसे क्षेत्र है जहां पर बड़े स्तर पर कृषि कार्य किए जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर कृषक वर्ग हैं, और वहां पर देखा जाए इन सभी कारणों से जंगलों की भरपूर कटाई यहाँ पर कर दी गई है, लगभग समाप्त से है। तो हरियाणा की बात करें यहाँ पर मात्र कितना, तो 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में क्या है, तो आपका वन क्षेत्र है ना, 1603 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आपका वन क्षेत्र है। वहीं पंजाब की डेटा अगर हम देखें तो पंजाब में कितना है, तो पंजाब ध्यान रखेगा, एक तो हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब में 1847 है ना, पंजाब में 1847 है ना, और गोवा में देखा जाए तो ये 2244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो ये डेटा है, सबसे कम हरियाणा में, फिर पंजाब में, और 3 नंबर पर गोवा हो जाता है। ठीक है, हाँ एरिया वाइज है, इसमें परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। सबसे कम परसेंट भी देखें तो सबसे बड़ा राज्य आपका हरियाणा है, इसमें देखा जाए हरियाणा बड़ा राज्य है, लेकिन इसमें देखा जाए तो वन क्षेत्र क्या है, कम है। तो परसेंटेज के दृष्टिकोण से भी आपका हरियाणा ही हो जाएगा, है ना, परसेंटेज के दृष्टिकोण से हरियाणा ही होगा, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी आपका हरियाणा ही है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर विपुल जी का एक प्रश्न है, इसको देखना चाहिए। चलिए, विपुल जी कह रहे हैं कि सर इतना पढ़ने के बाद भी अड्डा क्यूज से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या करें प्लीज बताएं। क्या हमने जो टॉपिक किया है, हमने जितना भी टॉपिक कर लिया है, क्या उससे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे? अगर नहीं बन रहे तो बताएं, फिर मैं उपाय यहाँ पर बताऊंगा। जो हमने किया ही नहीं वो कहाँ से बनेगा। और एक चीज और बताऊं, एक चीज और, रियलिटी शायद नहीं बताना चाहिए संस्थान देखेगी ना तो बैठा देगी कहां पर। देखिएगा क्यूज होता है ना, ध्यान रखिएगा, मूल उद्देश्य क्यूज का ये रखा जाता है कि वहां पर क्वेश्चन जो है टफ डाला जाए, और टफ इसलिए डाला जाए कि बचवा से जब बनेगा नहीं तो वो एडमिशन लेगा। एडटेक की ये रणनीति होती है, पहले ही मैं बता दूं, जो आपके एडटेक के द्वारा आपकी टेस्ट ली जाएगी, वो आपके आयोग के द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट से बहुत ही ज्यादा हार्ड उसको रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि बचवा जाएगा टेस्ट देगा, कितना भी पढ़ा होगा उससे टेस्ट बनेगा नहीं, और फिर दिमाग में आएगा अरे बाप रे हमने तो कुछ पढ़ाई किया ही नहीं, चलो बैच लेके हम पढ़ लेते हैं, है ना। ये मूल उद्देश्य होता है। मैं एक शिक्षक हूं, है ना, और देखा जाए तो एडटेक की कई सारी चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती है ना, लेकिन फिर भी जब भी मैं बातें करूंगा आप सबके सहूलियत के लिए ही करूंगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, है ना। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि आप लोग प्रॉफिटेबल ना रहें, क्योंकि हमारा आपका जुड़ाव है ना। संस्थान जो है एक तो साधन है, लेकिन अंततः जुड़ाव तो हम लोगों का है ना। आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर रहेगा
तो हर एक क्षेत्र में मुझसे आप गाइड ले सकेंगे, ठीक है। इसलिए मैं जो भी बातें बोलता हूँ रियलिटी बोलता हूँ। अच्छा, कई लोग बोल रहे सर इतना सच नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल, कंपनी वाले देखेंगे तो मेरा तमाशा बना देंगे, लेकिन रियलिटी यही है। आपको मेन मुद्दा क्या है, आपको सिलेक्ट करवाना, और सिलेक्ट करवाने के लिए मन में जो भ्रम है उसको तो तोड़ना पड़ेगा ना। मन में भ्रम रहेगा तो फिर तो हम कभी सिलेक्ट होएंगे ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? ये मुद्दा अब कोई कहीं और पे नहीं उठाएगा, नहीं तो सब बोल देगा कि शशि सर ऐसे बोल रहे थे, फिर मेरा कहानी बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं बोलना। ये हो गया, ठीक। अब आइए हम बात करते, अगला प्रश्न हमारा बन सकता है वृद्धि से, कि कहां पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो दो प्रकार की वृद्धि की हम बात कर लें, है ना। तो वृद्धि भी दो प्रकार की आपकी होगी, है ना। वृद्धि भी आपकी दो प्रकार की होगी। एक वृद्धि होगी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और दूसरा होगा प्रतिशत के दृष्टिकोण से, है ना। तो आइए इसको हम लिख डालते हैं। अगर हम बात कर ले, है ना, वृद्धि की, कि कहां पर कितना वृद्धि हुआ, तो देखिएगा वनावरण क्षेत्र, यहां पर वनावरण क्षेत्र और वृक्षावरण क्षेत्र दोनों अलग अलग है ना। मुझे नहीं लगता कि यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। वृक्षावरण में वृद्धि देखा जाए तो कितना हुआ, 721 वर्ग किलोमीटर का हुआ है ना। अगर हम वृक्षावरण में देखें, वृक्षावरण में, तो यहां पर 2019 से 21 के मध्य में 791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसकी क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है, ठीक है। क्लियर? नहीं, ये वनावरण है, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। ये वनावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और वहीं अगर हम वृक्षावरण क्षेत्र में बात कर लें कि वृक्षावरण क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर देखा जाए, है ना, तो ये हुआ है आपका अच्छा लग रहा है फिर डेटा, एक मिनट, 2019 का डेटा क्यों आ रहा है माइंड में, एक मिनट। हाँ देखिएगा, अब हमारा सही होगा, ठीक। वनावरण, ये वृक्षावरण ही था, 2019 वाले से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अब से लिख देता हूं, है ना। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, डेटा गलत नहीं जानी चाहिए। वनावरण की बात करें तो वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर की हुई है। कितना? 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपकी हुई है। ये 2 वर्षों के दौरान, 2-2 वर्ष पे आपका ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इससे पहले वाला 2019 का था, फिर 2021 का है जो 2022 में जारी किया गया, और फिर 2023 वाला जो होगा वो 2024 में जारी किया जाएगा। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो 2021 वाला है। तो वनावरण में 2 वर्षों के दौरान 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है, और वहीं वृक्षावरण की बात करें तो ये 721 है ना। कितना? 721 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की यहाँ पर वृद्धि की गई है, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखिएगा। क्लियर है? लिख लिया सबने? पहले वाला थोड़ा सा यहां पर ये हो गया था, है ना, मिक्सअप हो गया था 2019 के साथ। अब ये सही है, ये लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब बात करें यहां पर क्या चीज, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले, है ना, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, ठीक है। चलिए यहां पर लिखेगा कि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो एक नंबर पर आपका आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और 2 वर्षों के दौरान देखा जाए तो 647 वर्ग किलोमीटर, है ना, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसके द्वारा दर्ज किया गया है ना। ये हो गया। 2 नंबर पर आ जाएगा, है ना, नंबर वाइज यहां पर लिख लीजिएगा। तो 1 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के पश्चात दूसरा यहां पर है तेलंगाना, है ना। कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना की बात कर लें तो 632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है, ठीक है। और तीसरा राज्य जो है वो हो जाएगा हमारा उड़ीसा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा में देखा जाए तो 500, है ना, उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में जो वृद्धि दर्ज किया गया है
ये कितना, तो 537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 537 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ठीक, चलिए इसमें परसेंटेज भी लिख लीजिएगा कि क्या परसेंटेज यहां पर वृद्धि रही है ना। तो ये जो वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगा 2019 से, तो ये मिलेगा आपका 0.22% है ना, कितना, 0.22% की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। ठीक है, और वही वृक्षावरण वाले में देखा जाए तो यहाँ पर 0.76%, क्या चीज, 0.76% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर प्रश्न ये पूछ दे कि प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दर्ज की गई है, वनावरण में या वृक्षावरण में, तो प्रतिशतता के दृष्टिकोण से हमारा यही होगा ना 0.76%, यानी कि वृक्षावरण में ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर वनावरण में ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, क्लियर। देखिएगा ये तीनों जो है ना, ये 2 वर्षों का नहीं होता है ना, यहां पर देखा जाए तो 3-4 को मिलाकर है ना, जैसे देखा जाए कम से कम 2017 से एक कंपेयरिंग यहां पर किया गया होगा। 2 वर्षों में इतना वृद्धि यहां पर नहीं होती है ना, दशकीय वृद्धि भी यहां पर दर्ज किया जाता है। तो यह देखिएगा टोटल आपका 1540 है ना, और यहां पर देखा जाए तो ये क्या है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज जो हुआ है आंध्र प्रदेश में। हम ऐसे कहें कि दोनों को मिलाने के बाद अगर देखा जाए तो ये डेटा यहां पर सही हो सकता है। ठीक है, क्लियर, अब समझ में आ गई बातें, क्लियर। चलिए अब एक प्रश्न आता है आपका मैंग्रोव वन से, तो ये मैंग्रोव वन की भी हम यहां पर बात कर लें, है ना। मैंग्रोव वन, ये जो वो दलदली इलाके होते हैं, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा हो गया, इधर देखे तो हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में जो कच्छ, रण का कच्छ है, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। यहां पर जो वन पाए जाते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो टोटल मैंग्रोव वन कितने हैं, है ना। तो आइए एक बार इसकी हम चर्चा कर लें। हाँ, टोटल जो है यह है 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो पूरे भारत में 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में आपका मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। कहां पाया जाएगा, तो एक तो हमारा सुंदरबन डेल्टा हो गया, और दूसरा अगर हम देखें तो कहां, गुजरात वाले क्षेत्र में जो रण का कक्ष है वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल भारत में कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर मैंग्रोव वन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें सर्वाधिक कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल में, है ना। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में आपका मैंग्रोव वन है। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, तो वो गुजरात, है ना। दूसरे नंबर पर हमारा कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर देखें तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो ये टॉप 3 है जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर लगभग 42% जो है, 42% जो मैंग्रोव वन है टोटल का, ये केवल आपको पश्चिम बंगाल में है। फिर यहाँ पर हम बात कर ले गुजरात की, तो यहाँ पर 23.54 है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.34% मैंग्रोव वन आप सभी को देखने को मिलेगा। नहीं, मैंग्रोव मींस दलदल नहीं होता है, इस वन को नाम ही हमने दे दिया। इंग्लिश में भी मैंग्रोव ही होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाता है, हिंदी में मैंग्रोव वन हो जाता है ना। यानी कि ये मूल रूप से जो दलदली क्षेत्र हो जाते हैं, जैसे हमारा कौन सा हो गया, तो अगर हम बात कर लें हमारा कौन सा, तो जहां पर बंगाल टाइगर वाले हमारे रहते हैं, कौन सा, तो पश्चिम बंगाल वाला सुंदरबन डेल्टा हो गया। तो डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो हो गया। मतलब वैसे क्षेत्र जहां पर पानी और भूमि दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर जो वनीय क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात का प्रतिशत, गुजरात का बहुत ज्यादा नहीं है, 23.54% है ना, 23.54% गुजरात में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर ले तो यहाँ पर कुल मैंग्रोव वन का 12.34% है। ठीक है,
याद रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गए आपके यहाँ पर मैनग्रोव वन। अब देखिएगा जितना भी है ना, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितना भी पूछा जा सकता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर बता डाली है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए पेड़ कहाँ ज्यादा लंबा होगा, अब लग रहा है आप लोगों को भूगोल भी समझाना पड़ेगा। ये एक बार भूगोल समझा देते हैं। देखिए अगर हम बात करें, है ना, शॉर्ट में समझा रहा हूं, अगर बात करें हम पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी थोड़ी गोल होनी चाहिए ना, अपनी गोल हुई नहीं, तो ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी पर ये जो हमारा 0 डिग्री है इसे हम क्या बोलते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक, और आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है ना, 23.5 डिग्री ये क्या हुई है, झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, है ना, ये क्या हो गया, कर्क रेखा। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका मकर रेखा, है ना, ये क्या हो गया, मकर रेखा हो गया, है ना, ये कैप्रिकॉर्न, है ना। तो दो चीजें हो गई। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये वो एरिया है जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। देखिए ज्योग्राफी भी है, रटने वाली कोई चीज नहीं है, सब समझने वाली है। तो सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा प्राप्त होगी, यानी कि गर्म, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर मिलेगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो यहाँ का जल जो है ये सबसे ज्यादा जल वाष्प में बदलेगा, सबसे ज्यादा जल वाष्प में बदलेगा। जल वाष्प बदलेगा तो ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, यानी कि एक ऊंचाई पर जाकर ये क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा, और बादल बन जाएगा तो फिर झमाझम वर्षा होगी, और जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा, वहां पर जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं, 250, 300, 400 फीट लंबे आपके पेड़ देखने को मिलते हैं। और ये मूल रूप से जो 5 डिग्री आपका नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो है, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम, वर्षा कम, तो पेड़ की हाइट जो है ये कम होती जाएगी, और ये वाला जो क्षेत्र होगा 66.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर जो पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। तो ये सब है ना समझने वाली बातें हैं, रटने वाली बातें नहीं है, सब कुछ है ना। तो ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़िए, देखिए कैसे मजा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो पेड़ पौधे क्या भारत में बड़े बड़े पाए जाएंगे, बड़े बड़े नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि भारत का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती हो। लेकिन देखा जाए फिर भी तो हमारा साउथ वाला क्षेत्र और साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर बड़े स्तर पर वर्षा होती है। वर्षा होने का कारण क्या है, तो एक तो हमारी हिमालय की स्थिति हो गई, दूसरा बंगाल की खाड़ी से इसकी नजदीकी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कर्क, ये जो अक्षांशीय रेखा जो है ये भी प्रभाव डालती है। ये सारी चीजें, और मूल रूप से देखा जाए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो आपको बड़े बड़े पाए जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आइए दूसरा टॉपिक, है ना, दूसरा टॉपिक भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और वो ये है हमारा बाघ गणना रिपोर्ट। ठीक है ना, तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। अगला लिखेगा बाघ गणना रिपोर्ट। आज का लास्ट टॉपिक है, मैंने सोचा था जल्दी हो जाएगा लेकिन जल्दी हुआ नहीं। ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो है ये 2022 वाली है। हाल ही में मोदी जी के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहली बात करें कौन सा नंबर का है, तो ये 5वां नंबर का आपका बाघ गणना रिपोर्ट है। इससे पहले आपका 2018 में था। हर 4 वर्ष में इनकी क्या की जाती है, तो गणना की जाती है। और इस जनगणना के अनुसार कुल बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है, यही प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। कुल बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो ये है आपका 3167। कितना हो चुका है, ये तो चीजें मैं रटवा चुका हूं आप सभी को। 3167 बाघों की संख्या है, ध्यान रखेगा। अब बात कर ले कि वृद्धि कितनी हुई, और वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो 2018 से 2022 के मध्य में वृद्धि कितनी हुई है, तो ये हुई है 200, है ना, 200, यानी कि देखा जाए, है ना, परसेंटेज में तो ये 6.7% है ना, 6.7% बाघों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई है ना।
क्लियर। तो 2018 से 2022 के मध्य, समय भी लिख लीजिएगा, 2018 से 2022 के मध्य जो है यहाँ पर वृद्धि कितनी, तो 200 की यहाँ पर दर्ज की गई है। ठीक है, बात कर ले कुल टाइगर रिजर्व हमारे पास कितने हैं, है ना। कुल टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं, तो 53 है। और 53वां की बात कर ले कि 53वां कौन है, तो उत्तर प्रदेश का कौन है, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश का हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को पढ़ाया है। गिर नहीं, है ना। कुनो, भैया कुनो नेशनल पार्क वो बहुत पुराना है, मध्य प्रदेश में है वो, है ना। और जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो हमने चीता लाया है उसको कुनो में रखा है, इसलिए आपके दिमाग में कुनो कुनो आ रहा है। पीलीभीत भी नहीं है, पीलीभीत को हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। रॉयल बंगाल भी नहीं है, ठीक है ना, पीलीभीत नहीं है, ठीक है। दुधवा भी नहीं है, यहाँ पर कौन है, तो रानी टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, रानी टाइगर, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है देश का नया लेटेस्ट और 53वां हमारा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। रानीपुर टाइगर रिजर्व, एक नहीं दो मर गए हैं ना, इसीलिए तो देखा जाए यहाँ पर एक क्या कर दिया गया, कमिटी बैठा दिया गया कि हम वहां से चीता लेकर आ रहे हैं, तो क्या कारण रहा जिस कारण से ये यहाँ पर हैबिटेट नहीं हो पा रहे और जिन कारणों से इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो 4 बच्चे पैदा हुए और 2 यहाँ पर मर भी गए हैं, तो ये टेंशन वाली बातें हैं। एक समिति हमने यहाँ पर गठित कर दिया है, ठीक है। तो 53वां याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है और ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में 53 हो गए। कुल बाघों की संख्या 3167, ये बातें ध्यान रखिएगा। और वृद्धि जो है 200 यहाँ पर दर्ज की गई है ना, 6.7% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है, ठीक है ना। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करें। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, संख्या याद रखना है और वृद्धि याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो अंतिम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो 1 मिनट बस आप लोग वेट करेंगे, तो मैं इसका पीडीएफ कन्वर्ट कर दूंगा और पीडीएफ कन्वर्ट करके आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। बस 1 मिनट का समय चाहिए। बारिश भी तेज होने लग गई, आपके साइड में बारिश हो रही है। अच्छा उधर धूप है, अच्छा भेज दें। जा रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बिहार में जब भी वर्षा होती है ना, उसके 2 दिन बाद आपकी दिल्ली में होती है। परसों हुई थी बिहार में, है ना। तो इसको आने में, चूंकि हम लोग लिच्छवी और बिहार संपर्क से आते हैं, तो आपके लगभग 20 घंटे 18 घंटे लग जाते हैं। ये उससे भी धीरे धीरे आती है, पैसेंजर ट्रेन से आती है, इसको आने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए पिन कर दिया, तब तक इसको डाउनलोड कीजिए, मैं टेलीग्राम लिंक अभी शेयर करता हूँ। ये शेयर कर दिया है ना, पिन भी कर दिया कुछ देर के लिए, आप सभी लोग इसको कर लें। यहाँ पर शेयर करना भी ना, ये भी गैर कानूनी है, आप सभी को पता होना चाहिए।
लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट हो तो हम रिस्क ले लेते हैं, है ना। हो गया, सब निकल लिया। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैं तो पटना नहीं आ पाऊंगा क्योंकि क्लासेस का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, कि मैं नहीं आ पाऊंगा। छुट्टियां मिलती ही कहाँ है, आप सबको पता ही है। सैटरडे भी लो, संडे भी लो, और फिर बाकी आपका रेगुलर जो है वो तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और फिर अगर समय हो तो 11 बजे और 3 बजे उपस्थित होना है, मजा आ जाएगा। अन्यथा की स्थिति में कोई बात वहां पर नहीं है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।